हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल। आई होप यू ऑल आर ग्रेट। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद। ठीक, क्वेश्चन आपका दोस्तों कुछ इस तरह से आ सकता है। बेसिकली हम यहाँ पर कार्ल मार्क्स का जो भौतिकवाद है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे आपका ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या है, समालोचनात्मक व्याख्या कीजिए। मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद की विवेचना कीजिए। इसकी प्रमुख मान्यताएं क्या हैं, या तो इस तरह से कुछ आपका क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, तो आपका नेटशेल में आपको बता दूं, जो ऐतिहासिक भौतिकवाद है या जिसको हम लोग हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म बोलते हैं, एक्चुअल में है क्या। देखिए दोस्तों, कार्ल मार्क्स के अनुसार जब ये पैदा हुए तो उस समय कैपिटलिज्म बहुत हाई था। यानी जो पूंजीपति थे, यानी जिनके पास बहुत सारा पैसा था, धन था, वो ऐसा क्यों कमाना चाहते थे, क्योंकि वो बहुत सारी ऐसी मटेरियलिस्टिक चीज़ें खरीदना चाहते थे, जैसे बड़ा घर, बड़ी गाड़ी और महंगे कपड़े और स्विमिंग पूल और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। तो ऐसी चीज़ें जिनकी उन्हें ज़रूरत नहीं थी, मगर शो ऑफ करने के लिए, दूसरों को अपनी अपनी ओर आकर्षित आकर्षित करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, और ये सब करने के लिए क्या करते थे, ये सब चीज़ें खरीदते थे। अब जाहिर सी बात है, इतनी महंगी महंगी चीज़ें हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, महलों जैसे घर हैं, कार्स हैं और ज्वेलरीज हैं। इन सबको खरीदने के लिए दोस्तों पैसा चाहिए था। ठीक है, और पैसे के इसके लिए दोस्तों क्या होगा, उनको बड़े बड़े अपने उद्योग धंधे स्थापित करने होंगे। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर मतलब इन सारी चीज़ों के ऊपर भागना, यानी जिस चीज़ की आपके पास आपको नीड ना हो, मगर स्टिल आप वो उस चीज़ों को बाउट करो, उनको खरीदो। इसको दोस्तों यहाँ पर जो कार्ल मार्क्स है उन्होंने भौतिकवाद की संज्ञा दी है, इसको हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म कहा है। ठीक है, चलिए अब इसको डिटेल में इसके बारे में हम समझते हैं। ठीक, आपको एक ग्लिम्स मिल गया होगा, ठीक है, किसके बारे में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, मार्क्स ने मानव इतिहास की व्याख्या भौतिक आधार पर की है। ठीक है, उसने भौतिक आधार पर यानी फिजिकली आधार पर समान और इतिहास के बारे में जिस सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, यानी जिन लॉज को रिप्रेजेंट करा है, उसे ऐतिहासिक भौतिकवाद कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए उसने जो व्याख्या की है वो भौतिक आधार पर की है, और जो उसके जो सिद्धांत होंगे उसी को हम दोस्तों भौतिकवाद कहते हैं। मार्क्स ने, अब यहाँ पे एक चीज़ दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पर आपके जो टेक्स्ट है उस पर हमने मार्क्स की यहाँ पे गलती से मार्क्स लिख दिया है, तो उसके लिए आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो मार्क्स से पूर्व मानव जाति के इतिहास की व्याख्या धार्मिक, नैतिक और आदर्शात्मक आधार पर की जाती थी। यानी जो एरिस्टोटल है, ठीक है, और मार्टिन लूथर किंग है, और भी आपके फ्रेंच रेवोल्यूशनिस्ट जो वहाँ के आदर्शवादी थे, फिलोसोफर थे, आपके रूसो हो गए, देकार्ते हो गए। तो ये सब जो मानव इतिहास की व्याख्या करते थे वो धार्मिक, नैतिक और आदर्शों के आधार पर करते थे। मगर जब कार्ल मार्क्स ने आए दोस्तों, उनको भौतिकवाद के आधार पर इसको बताया, भौतिकी चीज़ों को लिया। लेकिन मार्क्स ने इस विवेचना को अस्वीकार कर ऐतिहासिक भौतिकवाद के रूप में एक नए सिद्धांत की प्रतिस्थापना की। एंजल्स के शब्दों में, जिस प्रकार डार्विन ने भौतिक प्रकृति में विकास के नियम की खोज की, यानी हमारे समाज में कैसे एक हम जो तरह तरह के आप देखते हैं डाइवर्सिटी, पेड़ पौधे, ये कैसे वजूद में आए, ये सब डॉक्टर जो डार्विन थे, डार्विन ने एक भौतिक सिद्धांत दिया था। ठीक है, कुछ लॉज बताए थे। उसी प्रकार मार्क्स ने माना इतिहास के विकास के नियम की खोज की है। ठीक, इसी तरह से उन्होंने इतिहास के बारे में बताया। डार्विन ने जीवन के बारे में बताया था, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। और यहाँ पे जो कार्ल मार्क्स है उन्होंने यहाँ पर मानव के विकास के बारे में हुआ, क्योंकि मानव कैसे विकास करता है, कैसे कौन से फैक्टर्स हैं जो उसके डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो उसके पतन के कारक होते हैं। ठीक, इसके भौतिक सिद्धांत दिए, यानी अगर भौतिक है तो उसको चेंज भी करा जा सकता है। मार्क्स ने इस सिद्धांत की रूपरेखा अपनी गति जर्मन विचारधारा में प्रस्तुत की है। उनके अनुसार भौतिक अस्तित्व ही मानव इतिहास का आधार है। भौतिक उत्पादन की प्रणाली ही ऐतिहासिक घटनाओं का सृजन करती है। मार्क्स की दृष्टि में मानव समाज का इतिहास राजाओं और सेनापतियों के क्रियाकलापों से संबंधित नहीं है, ये उन लोगों से संबंधित है जो भौतिक उत्पादन के सक्रिय साधन हैं। यानी जो लोग उत्पादन करते हैं, जो मटेरियलिज्म है, ये उनसे कनेक्टेड है। ऐतिहासिक भौतिकवाद की मान्यताएं, मेन अजम्पशन ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। मार्क्स की ऐतिहासिक भौतिकवाद की प्रमुख मान्यताएं निम्न प्रकार हैं।
पहली, मानव समाज का वर्गों में विभाजन। मार्क्स के अनुसार मानव समाज सया से यानी शुरू से विभिन्न वर्गों से में विभाजित रहा है। एमिल वक्स के शब्दों में मार्क्स इतिहास का अध्ययन इस दृष्टिकोण से करता है ताकि उन प्रकृति नियमों का पता लग सके जो संपूर्ण मानव इतिहास का संचालन करते हैं। इसके लिए वह व्यक्तियों के बजाय समस्त जनता पर ध्यान देता है। जब वह आदिम समाज के बाद बनने वाले जनसमूहों पर नज़र दौड़ाता है तो हर जन समूह को ऐसे वर्गों में विभाजित पाया है जो वर्गों के रूप में समाज को विभिन्न दिशाओं में खींच रहे हैं। पहले दोस्तों क्या होता था, जो रूसो थे, जो फिलोसोफर थे, वो बड़े बड़े राजाओं की बातें करते थे, उनके आदर्शों पर चलाते थे। मगर यहाँ पर जो कार्ल मार्क्स है, वो जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो नीचे तबके के लोग हैं, उनके क्रियाकलापों को महत्वपूर्ण मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो नीचे तबके के लोग हैं, ये समाज के डेवलपमेंट में एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। निरंतर संघर्ष, एक है आपका निरंतर संघर्ष होना। मार्क्स के अनुसार मानव का संपूर्ण इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। यानी जो मानव का इतिहास रहा है, शुरू से मानव संघर्ष करता चला आ रहा है। आपके चाहे आप एशियन टाइम से ले लें, वॉर्स होती चली आ रही हैं, फिर उसके बाद प्रोटेस्ट होते चले आ रहे हैं, ठीक है, फिर से सुधार होता है, फिर लड़ाइयाँ होती हैं, जंगें होती हैं। तो मानव का इतिहास संघर्षों से भरा हुआ है। इस वर्ग के पास उत्पादन के साधन हैं, दूसरे वर्ग के पास शारीरिक श्रम के अतिरिक्त कुछ नहीं है। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर दो कारक बताए हैं। एक वर्ग के पास उत्पादन के साधन है, यानी अमीर लोग, वो उत्पादन कर सकते हैं, वो अपनी फैक्ट्रियाज लगा सकते हैं, फैक्ट्रीज को स्थापित कर सकते हैं। और दूसरे वर्ग के पास है, उनके पास पैसा नहीं है, मगर वो क्या करते हैं, अपनी मेहनत करके अपने आप को बेच सकते हैं, यानी अपनी मेहनत को, अपने शरीर के श्रम को बेच सकते हैं। तो उनके पास शरीर का श्रम है। सामंती समाज में किसान खेती करते थे और सामंत उनसे कर वसूल करते थे, कर वसूल कर जीवन यापन करते थे। ठीक है, जब एक यहाँ पर एक होता है सामंतवाद। सामंतवाद कब था दोस्तों? जब शुरू में फार्मिंग होती थी, जब इंडस्ट्रियल एज नहीं थी, यानी इंडस्ट्रीज नहीं थी, आपके 1900 से पहले की बात करें, 1800 से पहले की बात, तो जो मेन जो हमारे का समाज था वो सामंतवादी था। यानी किसान उगाते थे और किसान उगाने के बाद उसको मार्केट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था, और जो कुछ एक उच्च वर्ग जो होता था वो उनसे कर वसूलता था। तो इस तरह की शासन व्यवस्था को दोस्तों सामंतवाद कहा गया है। अब सामंतवाद खत्म हो गया, अब पूंजीवाद आ गया है। ठीक है, पूंजीवाद समाज के श्रमिक उत्पादन करते हैं और पूंजीपति अतिरिक्त मूल्य द्वारा उनके शोषण पर जीवित रहते हैं। तो सामंतवाद में भी जो निम्न वर्ग थे उनका शोषण होता था, सामंत करते थे। और पूंजीवाद में भी क्या है दोस्तों, जो श्रमिक हैं वो अपना श्रम करते हैं और ज़्यादातर जो मुनाफा होता है वो पूंजीपति खा जाते हैं। तो यहाँ पर जो शोषण करता है वो पूंजीपति हैं, वो जो श्रमिक हैं उनको शोषण करते हैं। ठीक, आपके सामंतवाद में दो लोग थे, एक थे किसान और एक थे सामंत। ठीक है, किसान किसानी करते थे और सामंत कर वसूल करते थे। यहाँ पर शोषणकर्ता कौन है? सामंत थे, और जिनका शोषण होता था वो किसान थे। दूसरा आपका पूंजीवाद में जिनका शोषण होता था वो श्रमिक थे, और जो शोषण करते थे वो पूंजीपति थे। तो यहीं पर यहाँ पे जो कार्ल मार्क्स हैं वो समझा रहे हैं कि ये जो शोषण की प्रक्रिया है ये हर समय में होती आ रही है, बस क्या है, चेहरे बदल जाते हैं, पहले कोई और था अब कोई और है। मूल्य द्वारा अनेक शोषण पर जीवित हैं। इस प्रकार मार्क्स के अनुसार मानव इतिहास के मूल में वर्ग संघर्ष है, यानी मानव इतिहास जो है उसके अस्तित्व में ही संघर्ष है। अगर मानव है तो संघर्ष होगा। आर्थिक तत्वों द्वारा इतिहास का संचालन। मार्क्स के अनुसार उत्पादन की शक्तियां मानव का संचालन करती हैं, यानी जितना ज़्यादा हम उत्पादन करते हैं हम उसके इतिहास का संचालन करते हैं। उत्पादन की शक्तियों का रूप जैसा होता है उसी प्रकार की समाज व्यवस्था का भी विकास होता है। मनुष्य के विचार, सिद्धांत और दर्शन आर्थिक संरचना के प्रतिबिंब होते हैं और वर्ग विशेष से संबंध रखते हैं। चौथा दोस्तों, भौतिक तत्वों पर आधारित। मार्क्स के अनुसार मानव इतिहास भौतिक तत्वों पर आधारित है। राजनीति,
धर्म, दर्शन, कला आदि सब उत्पादन की भौतिक परिस्थितियां हैं। राजनीति में आदमी जाता है, धर्म क्यों करता है, ये सब चीज़ें, दर्शन क्यों करता है, कला क्यों सीखता है, ये सब अपने भौतिक सुख के लिए करता है दोस्तों। तो यहाँ पे कहा है राजनीति, धर्म, दर्शन और कला आदि सब उत्पादन की भौतिक परिस्थितियों की देन है। भौतिक परिस्थितियां उत्पादन प्रणाली पर निर्भर करती हैं, यानी ये सब दोस्तों भौतिक प्रणाली है उस पर निर्भर करता है। उत्पादन प्रणाली द्वारा समाज में परिवर्तन। मार्क्स के अनुसार उत्पादन की शक्तियां मानव इतिहास का संचालन करती हैं। उत्पादन की शक्तियों का रूप जैसा होता है उसी प्रकार की समाज व्यवस्था का भी विकास होता है। मनुष्य के विचार, सिद्धांत और दर्शन आर्थिक संरचना के प्रतिबिंब होते हैं और वर्ग विशेष से संबंध रखते हैं। भौतिक तत्वों पर आधारित। मार्क्स के अनुसार मानव इतिहास, इसको तो आई थिंक पढ़ चुके हैं, ये भी हो चुका है। उत्पादन प्रणाली द्वारा समाज में परिवर्तन। मार्क्स के अनुसार उत्पादन का शक्तियों के बारे में जो यानी जैसे जैसे मानवीय ज्ञान की वृद्धि होती है उसी के अनुरूप उत्पादन प्रणाली भी बदल जाती है। फलस्वरूप सामाजिक परिवर्तन होता है, उत्पादन के संबंध बदल जाते हैं, वर्ग संघर्ष उग्र होता है। क्रांति इस वर्ग संघर्ष की सबसे प्रबल अभिव्यक्ति है। क्रांति द्वारा मौजूदा व्यवस्था छिन्न भिन्न होती है और नई व्यवस्था स्थापित होती है। इस नई व्यवस्था को स्थापना के बाद इतिहास का संचालन करने वाली शक्तियों मनुष्य के अधीन हो जाती हैं। एंजल्स के शब्दों में इसके बाद वह युग शुरू हो जाएगा जब मनुष्य पूर्णतः सरोकार अपने इतिहास की रचना करेंगे। वस्तुगत नियमों द्वारा परिवर्तन। मार्क्स के अनुसार मानव इतिहास मेयरमा नियमों द्वारा परिवर्तन होता आया है। एक व्यवस्था दूसरी व्यवस्था का स्थान लेती है। इसे करने के लिए मार्क्स ने दर्शाया है कि किस प्रकार इतिहास में अंतिम सामंती और जीवादी संबंध पैदा होते हैं और समाप्त होते हैं। वस्तुगत नियमों के आधार पर मार्क्स ने बतलाया है कि पूंजीवादी समाज अपने विकास क्रम में समाजवादी विकास के लिए भारी बनाता है। आलोचना। मार्क्स की ऐतिहासिक भौतिकवाद की निम्न प्रकार की गई है, यानी उसकी आलोचना है वो निम्न प्रकार गई। पहली, मानव इतिहास की व्याख्या में मार्क्स ने आर्थिक तत्वों को बड़ा महत्व दिया है। डॉक्टर राधाकृष्ण के अनुसार आर्थिक दशाओं के ऊपर जो बल दिया है वह ठीक है, लेकिन ये सुझाव की एकमात्र वे ही इतिहास का निर्धारण करती हैं, गलत है। मार्क्स ने संपूर्ण मानव इतिहास को वर्ग संघर्ष का इतिहास माना है, लेकिन मानव इतिहास के निर्माण में केवल संघर्ष ही नहीं बल्कि सहयोग और शांति का विशेष महत्व रहा है। यानी ऐसे समय आए हैं जब मानव ने एक दूसरे को सहयोग दिया है और शांति का प्रसार किया है, जैसे आपकी अशोक आपके हो सकते हैं, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे धर्म जैसे आए हैं, ठीक है, सभी जो धर्म आए हैं वो शांति का संदेश लेके आए हैं। तो ये भी तो एक मानव का इतिहास रहे। तो ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर जो आलोचना की रहे हैं यहाँ पे राधा कृष्ण वो कह रहे सिर्फ संघर्ष ही नहीं, संघर्ष के साथ बीच बीच में शांति भी स्थापित हुई है, प्यार मोहब्बत भी आई है। तीसरा, मार्क्स ने माइक इतिहास में पाए जाने वाले समस्त संघर्ष को आर्थिक स्वरूप दिया है, लेकिन धर्म, प्रजाति और संस्कृति भी संघर्ष के कारक रहे हैं। इन कमियों के बावजूद भी मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद सामाजिक विचार जगत को एक महत्वपूर्ण देन है। मार्क्स सर्वप्रथम विचारक हैं जिसने सामान्य जनता को मानव के इतिहास का निर्माता माना है। तो ये था दोस्तों यहाँ पे कार्ल मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, शॉर्ट वीडियो थी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही वीडियो अगर आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर।